गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वर्ब। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ब। बेसिकली हम आज ये जानेंगे कि वर्ब होता क्या है, एक सेंटेंस में वर्ब का क्या क्या काम होता है, किस प्रकार से सेंटेंस में वर्ब को मिलाया जाता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट को वर्ब से मिलाने के बाद ठीक है उसका वर्क क्या क्या होता है, वर्ब को कितने रूपों में देख सकते हैं, कितने काइंड्स में बांट सकते हैं, इन सब का डिस्कशन आज हम इस क्लास में करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इसी तरह पर डे एक टॉपिक लेकर आपके साथ आऊंगा, और जिन बच्चों को कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं स्पेशली, वो कॉपी कलम किताब कॉपी और कलम बेसिकली लेकर बैठे सामने, और जो भी टॉपिक है उसे नोट करें, क्योंकि मैं बेसिकली जो भी चालू करूंगा शुरू से अंत तक करूंगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिस भी करूंगा। यानी कि जितना भी क्वेश्चन आया है आज तक एग्जाम में उसको बनाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, यहाँ ऑन चैनल आपको बताया जाएगा कि किसमें क्या एरर होता है और किस प्रकार का क्वेश्चन एक सेंटेंस में पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू किया जाता है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट जिसे कहा जाता है वर्ब। ध्यान से समझेंगे वर्ब को। वर्ब बेसिकली हम वर्ब को जब जानते हैं तो वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, ध्यान से समझेंगे, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नन फाइनाइट वर्ब। नन फाइनाइट वर्ब। जब फाइनाइट वर्ब को देखने की कोशिश करते हैं तो फाइनाइट वर्ब दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान से समझेंगे, बताऊंगा फाइनाइट वर्ब होता क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। नन फाइनाइट वर्ब को बेसिकली जब बांटने की कोशिश करते हैं तो ये तीन भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है इन्फिनेटिव, लिख देता हूं इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ध्यान से समझें। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जब हम फाइनाइट वर्ब को देखने की कोशिश करते हैं तो जो सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है ना, जिसका प्रभाव सब्जेक्ट, जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, यानी कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है उसका प्रभाव अगर किसी वर्ब पर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, यानी दैट इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट, ठीक है, अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट। अब फाइनाइट वर्ब को जब सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है तो इसको दो भागों में बांटते हैं, एक मेन वर्ब आता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है। जब नन फाइनाइट वर्ब को देखने की कोशिश करते हैं तो नन फाइनाइट वर्ब तीन भागों में बंटता है। पहला होता है, ठीक है, इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। जब इन्फिनेटिव को देखने की कोशिश करते हैं, जेरंड और पार्टिसिपल को देखने की कोशिश करते हैं तो ये या तो नाउन की तरह काम करेगा, या तो नाउन की तरह, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है, तीनों की तरह, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है इन्फिनेटिव। नन फाइनाइट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं, ये नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस जिस टॉपिक को करेंगे उसका नाम है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में दो टॉपिक होते हैं, दो वर्ब्स होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब बात यह है कि सर मेन वर्ब क्या होता है, इसके कितने कैटेगरी होते हैं? तो साहब जो सेंटेंस में एक्शन को दिखाए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जो सेंटेंस में एक्शन को दिखाए वो मेन वर्ब, और जो पोजीशन को दिखाए, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जब मेन वर्ब को बांटते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए
अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो अगर एक सेंटेंस में, ट्रांजिट का मतलब होता है परिवहन करना, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है, बेसिकली वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ध्यान से देखने की कोशिश करें, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है आई टीच इंग्लिश। तो यहां पर टीच जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। बात यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं दो शब्दों से, ध्यान से समझिए, बेसिकली क्वेश्चन करते हैं वर्ब से व्हाट का या होम का, और व्हाट और होम से अगर आंसर मिल जाए हमें तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे आई टीच व्हाट, तो आई टीच व्हाट इंग्लिश, दैट मींस इंग्लिश सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट और होम से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिलता है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब मिलता है। अगर हम व्हाट और होम से क्वेश्चन करें और जवाब न मिले तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। एग्जांपल अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसको बोला जाता है आई गो टू दिल्ली। तो आई गो टू दिल्ली में अगर हम गो को अंडरलाइन करें, आई गो व्हाट या वेयर या होम, तो आई गो आप बोलेंगे सर गो से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम तो वेयर से क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स अगर हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं और आंसर मिलता है, दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसे गो को हम बोल सकते हैं ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये बेसिक सी छोटी सी बात पता चली कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब हमें फाइंड आउट करना हो तो व्हाट और होम से क्वेश्चन करेंगे। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करना हो तो आप या तो इंट्रांजिटिव अगर प्राप्त करना हो तो व्हाट और होम को छोड़कर किसी से भी आंसर मिल जाए वो सारा का सारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो ये बेसिक सी बातें आपको पता चली, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप समय ले सकते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे और नहीं नोट किए होंगे तो पॉज करके नोट कर लें इन सब बातों को। आगे हम इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, अब हम फिर आते हैं वर्ब के फॉर्म्स के। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल V1, सेकेंड वन यू हैव V2, थर्ड वन यू हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जिसको V3 बोल सकते हैं, V4 बोल सकते हैं, और लास्ट वन यू हैव V5। V1 किसे बोलते हैं ध्यान से समझेंगे। V1 प्रेजेंट में काम आता है, इसे प्रेजेंट रूटीन के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट रूटीन के नाम से इसे प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट रूटीन। V2 की जब बात करें तो V2 अपने आप में पास्ट होता है। V3 की बात करें तो ये हमेशा परफेक्ट वाले टेंस में यूज होता है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट टेंस आप पढ़ेंगे तो आप V3 का यूज करते हैं, और परफेक्ट के साथ हमेशा हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया जाता है। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है, हैड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो आपके पास आया परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, जिसमें अभी हमने बताया हैज, हैव या हैड आएगा। V4 की बात करें तो ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, और इसमें बी वर्ब का होना जरूरी है, बी वर्ब, ठीक है। जब अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसमें बी वर्ब का होना जरूरी है। और V5 की जब बात करें तो ये भी प्रेजेंट रूटीन होता है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट रूटीन होता है। ये 5 फॉर्म आपके पास आ गए। जब V1 को देखने की कोशिश करें तो ये V1 अपने आप में, ध्यान से समझेंगे, V1 अपने आप में प्लूरल होता है, और जब V5 को देखने की कोशिश करेंगे तो V5 अपने आप में सिंगुलर होता है। इसी V5 को हम S या ES, V1 प्लस S या ES के नाम से जानते हैं, जिसे हम V5 भी बोलते हैं। कुछ और वर्ब्स को देखेंगे इसके साथ।
जैसे कि बी वर्ब मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। अब सर बी वर्ब होता क्या है वहां पर, या हैव वर्ब क्या होता है, तो दोनों को देखने की कोशिश करें। बी का बेस फॉर्म होता है बी, फिर होता है एम या आर। बी एम आर में बी होता है बेस फॉर्म, और कभी भी हम ऑर्डर बनाते हैं या रिक्वेस्ट बनाते हैं, किसी को कुछ बोलने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो बी वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं बी हैप्पी, आप नहीं बोल सकते हैं एम हैप्पी या आर हैप्पी, आपको बोलना पड़ेगा बी हैप्पी। तो दैट मीन्स हम जब भी करते हैं बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और यहां पर बेस फॉर्म बी का बी है, ठीक है। सेकेंड वन यू हैव पास्ट, पास्ट में या तो बी वर्ब का वॉज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे। थर्ड की बात जब करते हैं यहीं पर, थर्ड की बात, तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है बिन। बिफोर की बात करें तो बिफोर हो जाता है बिंग, और लास्ट वन यू हैव इज। ये बी वर्ब के हो जाते हैं फॉर्म्स आपके पास, जिसमें आर या इज को बोला जाए तो आर प्लूरल होता है, इज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं B5 सिंगुलर होता है। लेकिन पास्ट की बात की जाए तो वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। बिन की बात की जाए बी थर्ड होता है, बिफोर बिंग होता है, आईएनजी लगा हुआ है, B1 प्लस आईएनजी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट वन यू हैव, अगर जाए तो हैव वर्ब होता है हमारे पास, इसमें B1 होता है हैव, बेस फॉर्म इसे बोल सकते हैं हैव। V2 होता है हैड, थर्ड वन भी आपके पास होता है हैड। सारे वर्ब जनरली होता है 99% वर्ब होते हैं जिसका V2 D से बनता है, V3 भी सेम होता है, जैसे कि प्ले का V2 प्लेड और V3 भी प्लेड, यानी कि D से बनने वाला और T से बनने वाला भी, ठीक है। तो T से स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ठीक है। तो T से अगर जिसका V2 बनता है या D से V2 बनता है उसका V3 भी चांसेस है कि सेम होता है, ऐसा हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% चांसेस होता है कि वो सेम होता है। जब इसी की बात की जाए बिफोर की, तो आप जानते हैं आईएनजी लग जाता है, तो हैविंग बोल सकते हैं, और B5 की बात की जाए तो हैज बोलते हैं। ये हैज सिंगुलर होता है, ये हैव प्लूरल होता है। अब बात है सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर किसी हम सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ध्यान से समझेंगे। जो आप पढ़ते हैं ही, ठीक है, ही, शी, इट, वन नेम या वन थिंग, वन नेम या वन थिंग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो वी, यू, दे, ध्यान से समझेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो वी, यू, दे, मोर देन वन, मोर देन वन, माफ कीजिएगा पेन चेंज कर लेता हूं, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक कुछ भी हो, तो एक से अधिक कुछ भी हो, या वी, यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सर क्या क्या होता है, तो सिंगुलर वर्ब के रूप में हम देख सकते हैं, सिंगुलर वर्ब के रूप में अगर हम देखना चाहें, सिंगुलर वर्ब के रूप में अगर हम देखना चाहें तो सिंगुलर वर्ब आपका होता है, एक मिनट, सिंगुलर वर्ब आपका होता है इज, एम, सॉरी, इज, वॉज, बोल सकते हैं इज, बोल सकते हैं वॉज, बोल सकते हैं हैज, बोल सकते हैं, या V1 प्लस एस या ES, जिसको V5 के नाम से हम अभी जान रहे थे, वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात की जाए, ठीक है, प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब क्या हो सकता है, प्लूरल वर्ब क्या हो सकता है, देखते हैं प्लूरल वर्ब क्या हो सकता है।
देखिए प्लूरल वर्ब के बारे में, जब प्लूरल वर्ब की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब में सबसे पहले हो सकता है आर, वर, हैव। अब बोले वर्ब में कोई चेंजेस है? नहीं, वर्ब का पहला फॉर्म जो होगा वो प्लूरल होगा। मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर कि प्लूरल V1 होता है और सिंगुलर V5 होता है। तो सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर लगाएं, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएं। चलिए आप नोट कर सकते हैं इन सब बातों को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आप पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट को और लेकर अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि सर इसके साथ एग्जांपल कुछ करवा दिया जाए तो मजा आ जाए भाई, है ना, मजा आ जाए। तो कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं इसके साथ। कुछ एग्जांपल करते हैं, ध्यान से समझेंगे एग्जांपल्स को और पीछे वाली बातों को रिकॉल करेंगे सर, क्योंकि पीछे वाली बातें याद होंगी आपको तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पहले से ही आपको क्लियर करके दिया है। तो कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो पीछे वाले वीडियो को देख ले, जस्ट एक पीछे वाला वीडियो को देख ले, उसमें क्लियर किया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है और कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस। हम बोले पहला सेंटेंस, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया ब्लैंक पुअर, ठीक है। और दूसरा बोल सकते हैं द कल्चर ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया ब्लैंक रिच। तो हम भारत के अगर लोगों को बोले तो यहाँ पर कुछ पुअर बताया गया और यहाँ पर कल्चर बताया गया तो रिच बताया गया, लेकिन बात ये नहीं है कि पुअर या रिच है, बात ये है कि हमारा वर्ब कैसा हो। तो वर्ब यहाँ पर इज रख सकते हैं या आर रख सकते हैं, या आप बताएंगे। और द कल्चर ऑफ इंडिया में वर्ब क्या रखे, इज रखे या आर रखे, ये बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट एक सेंटेंस और है, व्हाट वी नीड, व्हाट we need are jobs, jobs। क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है, ये देखने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं कुछ और, द मेन काउज ऑफ कंसर्न इज, या फिर आर पॉवर्टी। नेक्स्ट द क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स ब्लैंक वेरी गुड। चलिए अब एक एक करके सेंटेंसेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं एजिया और क्या होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे। अगर द पीपल ऑफ इंडिया की बात करना चाहें, ध्यान से समझिएगा, अगर द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बात करना चाहें तो प्रीवियस क्लास में बताया गया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गया, और इंडिया किसका बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि द पीपल हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग आर बिल्कुल सही है, यानी कि इज होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए आर। नेक्स्ट वन पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। द कल्चर ऑफ इंडिया की बात की जाए, ध्यान से समझिएगा, द कल्चर ऑफ इंडिया की बात की जाए तो द कल्चर हो गया सब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब आना चाहिए द कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि इज सही है, गलत हो गया आर। तीसरा देखिएगा, व्हाट
वी नीड आर जॉब्स। ध्यान से समझिए, वी नीड सही है, जॉब्स के अकॉर्डिंग थोड़ी ना लेंगे यार, हम यहां पर आर व्हाट के अकॉर्डिंग लेंगे। और व्हाट क्या है, व्हाट यहां पर रिलेटिव का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कंडीशन बता रहा है कि जो जिस चीज की हमें जरूरत है वो जॉब्स है। तो यार जॉब हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो जॉब्स के अकॉर्डिंग वर्ब थोड़ी ना लेंगे हम, वर्ब तो व्हाट के अकॉर्डिंग लेंगे। भाई हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ नहीं रहे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली हमको सब्जेक्ट देखना, और सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है क्योंकि वी बन गया वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉरी वी बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीड आ चुका है, बच गया व्हाट। व्हाट क्या है, तो व्हाट हो गया सर रिलेटिव, इसके अकॉर्डिंग हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी आर गलत हुआ, यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको इज, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन काउज ऑफ कंसर्न, ध्यान समझिएगा, द मेन काउज ऑफ कंसर्न, यहां पर ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, ठीक, प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। वर्ब का डिसीजन कौन ले रहा है, मेन काउज, इसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए इज, ना कि आर। नेक्स्ट वन देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज दे या आर दे, वेरी गुड। तो सर द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, हम बात एप्पल्स के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की क्वालिटी के बारे में। जब क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन के बाद ये आ गया, तो इसका ऑब्जेक्ट एप्पल बन गया, सॉरी ये प्रीपोजिशन हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला उसका ऑब्जेक्ट। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी सिंगुलर है, सिंगुलर आपको वर्ब देना होगा, तो सिंपल सा बात है कि आपको यहां पर इज लगाना पड़ेगा, आर लिखना बिल्कुल ही गलत है, आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट एक और एग्जांपल देखेंगे हम, चलिए लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए लास्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है आपका, The RBI which monitors banking operations don't have the resource to carry out the इन्वेस्टिगेशन। देखिए ये क्वेश्चन किसी और का नहीं है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई का क्वेश्चन है, आरबीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर हम डिस्कस करने की अगर कोशिश करें तो ये साहब क्या बन गया मेरे भाई, यहाँ पर आरबीआई बन गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, विच बन गया रिलेटिव, मॉनिटर्स आ गया वर्ब आ गया, जो किसके अकॉर्डिंग आ गया, आरबीआई के अकॉर्डिंग। मॉनिटर्स हो गया वर्ब के बाद आने वाला पार्ट उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया ये मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट। अब डोंट, यहाँ पर डोंट साहब कैसे हो गया, आरबीआई के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था डजंट, यहाँ पर आरबीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए था डजंट, ठीक है, डजंट। क्यों, क्योंकि आरबीआई सिंगुलर, यहाँ पर डजंट का यूज करें, डजंट के बाद हैव दिया है। द रिसोर्स टू कैरी आउट ये इन्फिनेटिव है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये इन्फिनेटिव है, टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। तो ये कैरी आउट का ऑब्जेक्ट बन गया ये आपका इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट, डिसीजन यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए इसी के साथ आप नोट कर ले, पहले इसे मैं छोड़ देता हूं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है, ठीक है, और
आगे बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक जरूर करें। थैंक यू।